हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं ज्योग्राफी का पार्ट थर्ड। ठीक है ना। 2 वीडियो ऑलरेडी डला चुका है 20-20 क्वेश्चन का। तो आज हम लोग देखेंगे पार्ट थर्ड। ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे 40 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, 40 ऑब्जेक्टिव जो पूरा VVI है, इससे कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है ना, चाहे वो कंपटीशन का हो या तो 10th का हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो है लाइव जुड़ जाइए और जितने भी अपने फ्रेंड हैं उस सबको भी जोड़ लीजिए। ठीक है, और सेट मारिए और ईमानदारी से आप लोग बताइएगा कि कितना आप लोगों का जो है करेक्ट हो रहा है। ठीक है ना, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? पहला है तुंगभद्रा, अमरावती, चंबल या हीराकुंड। तो फटाफट बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, तुंगभद्रा। ठीक है ना। तो याद रखना, तुंगभद्रा नदी यदि हम बात करते हैं दक्षिण भारत में, तो तुंगभद्रा नदी इधर है, इधर तुंगभद्रा नदी बहती है। और अमरावती बात करते हैं तो अमरावती जो है इधर बहती है, जो है तेलंगाना इधर। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश इधर, अमरावती हो जाएगा। चंबल नदी इधर बह जाती है, इधर चंबल नदी जो है यमुना में मिल जाती है इधर। उसके बाद हीराकुंड जो है महानदी, महानदी के उड़ीसा की तरफ बहती है। ठीक है, तो याद रखना कौन सा आंसर हो जाएगा, तुंगभद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है संसाधन संग्रहण से, दूसरा संसाधन विदोहन से, तीसरा संसाधन के नियोजित दोहन से, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत बार एग्जाम में। तो आप लोग बताइए कौन सा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा संसाधन के विदोहन से, अर्थात संसाधन का हम लोग जो है विदोहन करते हैं, जो पूरा उपयोग करते हैं जो है ना बर्बाद करके, तो वो हो जाता है। ठीक है ना, मतलब बहुत ज़्यादा संसाधन का उपयोग कर रहे हैं तो वो संसाधन का विदोहन कराता है। क्योंकि जो है संसाधन का, यदि हम बोलते हैं कि संसाधन बहुत प्रकार का होता है, अनवीकरणीय होता है, नवीकरणीय होता है, तो किसी भी संसाधन का उचित जो है ना उपयोग होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काला लोहा किसे कहा जाता है? बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है ना, काला लोहा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। तो सबसे पहले आपको ये याद करना होगा कि ये चारों जो है अयस्क है, ये लोहा का अयस्क है। किसका अयस्क है? लोहा का अयस्क है। तो चारों को याद रखना है। क्वेश्चन पूछेगा कि लोहा का अयस्क कौन कौन होता है, तो उसमें हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट, तो सभी है, याद रखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन याद किए। अब बोल रहा है काला लोहा किसे कहा जाता है? तो काला लोहा जो है सबसे जो है प्रमुख इसमें जो होता है मैग्नेटाइट। ठीक है, तो मैग्नेटाइट इसी को कहा जाता है काला लोहा। ठीक है ना, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 5 जून, 3 अप्रैल, 3 सितंबर या 1 दिसंबर। तो फटाफट आप लोग बताइए क्या हो जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस। आप लोग कमेंट करते रहिए। आंसर हो जाएगा क्या? 5 जून को। ठीक है ना, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? ठीक है, किसका निर्यात नहीं करता है? ए नंबर है लो अयस्क का, बी नंबर है मैग्नीज का, सी नंबर है अभ्रक का, डी नंबर है गंधक का। आप लोग फटाफट जो है कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा गंधक का। गंधक का जो है भारत क्या करता है? निर्यात नहीं करता है। और लो अयस्क, मैग्नीज, अभ्रक वगैरह भारत क्या करता है? निर्यात करता है। निर्यात का मतलब क्या होता है कि अपने देश से जो है ना बेचना, बाहर भेजना। ठीक है ना, उसको कहा जाता है निर्यात। ठीक है, और आयात मतलब होता है किसी भी देश से यदि हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसको आयात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? कहाँ से हम लोगों को कोयला ज़्यादा मिलता है? पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है झारखंड, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है छत्तीसगढ़। इसमें किसी को भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए और आप लोग फटाफट बता दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड से हम लोग जो है ज़्यादा कोयला निकालते हैं। ठीक है, ललमटिया हो गया, झरिया हो गया। ठीक है ना, ये सब क्या है, कोयला के लिए ज़्यादा फेमस है। तो आप लोग एक क्वेश्चन का कमेंट कीजिए कि जादूगोड़ा जो है ये झारखंड में, जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? फटाफट बताइए, पिछले सेट में हम बताए थे। तो आप लोग इसका कॉमेंट कीजिए आंसर। ठीक है, जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंगनीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? मैंगनीज का उत्पाद जो है निर्यात, मतलब मैंगनीज को कहाँ से नहीं बेचा जाता है? पहला मुंबई से, बेंगलोर से, मर्मुगोआ से या विशाखापट्टनम से। तो फटाफट बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मंगलोर से।
ठीक है। मंगलोर से हम लोग मैंगनीज का जो है निर्यात नहीं करते हैं, तो याद रखना कहाँ से, मंगलोर से। तो अब बताइए कि मुंबई कहाँ है, यदि हम बोलते हैं तो मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में मुंबई है। मंगलोर कहाँ है, तो याद रखना ये कर्नाटक में है, कहाँ है, कर्नाटक में है, ये सब पूछा जाता है, ठीक है ना, कर्नाटक में है। मर्मोगोवा कहाँ है, गाँव कहाँ है, मार्मगाँव, तो ये कहाँ हो जाएगा, गोवा में है, मार्मगाँव कहाँ है, गोवा में है। और विशाखापट्टनम कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में, सॉरी आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैक्सोल का उपयोग कहाँ होता है, पहला मलेरिया में, दूसरा एड्स में, तीसरा कैंसर में और चौथा टीबी में। फटाफट बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टैक्सोल का जो है आज ही क्लास में पढ़ाए हुए थे, जो ऑफलाइन बच्चा पढ़ रहे हैं आज भी पढ़ाए हुए थे टैक्सोल के बारे में, ठीक है ना। हिमालयन जो है उससे जो है प्राप्त किया जाता है टैक्सोल, ठीक है। तो फटाफट बताइए, चीड़ का जो पौधा था, चीड़ का जो वृक्ष था, इसी चीड़ के वृक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए कि चीड़ के वृक्ष को क्या कहते हैं। इसको जंगल का आतंक कहा जाता है, जंगल का आतंक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि चीड़ के वृक्ष से जो है ना ताड़पिन का तेल निकलता है, और ये ताड़पिन तेल ज़्यादा ज्वलनशील होता है, ठीक है। जब इस पर कोई वृक्ष आके टकराता है तो क्या होता है, वृक्ष में जो है आग लग जाता है, आग लगने से पूरा जंगल जो है, जंगल में आग लग जाता है, इसीलिए इसको जंगल का आतंक कहा जाता है चीड़ वृक्ष को। तो इतना सा याद रखना है, ठीक है ना। तो अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा टैक्सोल का उपयोग, तो याद रखना है ये कैंसर के दवा में करते हैं टैक्सोल का उपयोग। मलेरिया के लिए हम लोग कुनैन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, कुनैन के छाल से जो है मलेरिया का दवाई निकालते हैं, कुनैन जो बनाते हैं, ठीक है। तो कैंसर में करते हैं टैक्सोल का उपयोग, किस में करते हैं, कैंसर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। वर्ष 2000 में देश में मैंगनीज का जो है उत्पादन कितना था, तो आप लोग बताइए वर्ष 2000 में मैंगनीज का उत्पादन कितना था। पहला ऑप्शन है 12 लाख टन, दूसरा है 15 लाख टन, तीसरा है 18 लाख टन और चौथा है 15.5 लाख टन। क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 15.5 लाख टन 2000 ईस्वी में हम लोग मैंगनीज का उत्पादन किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, फटाफट बताइए। एंथ्रासाइट है, पीट है, लिग्नाइट है या बिटुमिनस है। तो सबसे पहले याद रखना है, इससे हम जानते हैं कि कोयला 4 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, तो पहला ऑप्शन दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया है, चौथा दिया है। तो 4 प्रकार का यहाँ कोयला है, एंथ्रासाइट, पीट हो गया, लिग्नाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया। इसमें सबसे अच्छा कोयला कौन सा प्रकार है, फटाफट बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा हो जाएगा, एंथ्रासाइट हो जाएगा, ठीक है। एंथ्रासाइट जो है सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइट। देखिए एंथ्रासाइट के बाद पहला नंबर पे एंथ्रासाइट है, दूसरा नंबर पे कौन सा है, बिटुमिनस, ठीक है। यदि हम बात करें भारत में एंथ्रासाइट बहुत कम मिलता है, बहुत कम। और सबसे ज़्यादा जो मिलता है हम लोगों का यहाँ जो है बिटुमिनस मिलता है, लगभग 98% भारत में जो कोयला है वह बिटुमिनस प्रकार का ही पाया जाता है, तो याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर जो हो जाएगा लिग्नाइट हो जाएगा, ठीक है। और चौथा नंबर जो है पीट हो जाता है। तो याद रखना कोयले का जो प्रकार हम लोग किसके आधार पे बांटे हैं, तो याद रखना है कार्बन के आधार पर, सी मतलब कार्बन के आधार पे हम लोग कोयले को बांटे हैं, ठीक है ना। मतलब है जिसमें जितना ज़्यादा कार्बन होगा वो उतना ही ज़्यादा अच्छा जो है ना उष्मा देगा, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में मैंगनीज का कुल भंडार कितना है, फटाफट बताइए। ए नंबर है 379 मिलियन टन, 38 मिलियन टन, 1670 लाख टन है, और उसके बाद 40 लाख टन है। फटाफट बताइए, ये सब बहुत फेमस जो है ना क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है ना। ये चाहे आप दरोगा दे रहे हैं, 10th का दे रहे हैं, तो इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में पूछा जाता है। देश में मैंगनीज का कुल भंडार क्या हो जाएगा, 1670 लाख टन। जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, देखिए कहा जाता है कि एनसीईआरटी पढ़ने से कोई भी एग्जाम निकल जाता है, ठीक है ना। एनसीईआरटी पढ़ने से, तो एनसीईआरटी कंपटीशन के लिए भी है और एनसीईआरटी आपके 10th के लिए भी है, जो भी है 10th के लिए है, 12th के लिए है, सबके लिए। विश्व की कितनी परसेंट जो है जनसंख्या भारत में निवास करती है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग बताइए विश्व का कितना परसेंट। यदि हम बोले हैं विश्व में जो है 2005 के जनगणना के अनुसार और एक है 2001 के जनगणना के अनुसार। 2001 के अनुसार देखेंगे तो जनगणना के अनुसार यहाँ हो जाएगा जो है 16.5, लेकिन बात करें 2005 के जनगणना के अनुसार, सॉरी ये जो है, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा जो है 17.5, ठीक है ना, 17.5 या 6 भी है। तो पूरा विश्व में जो है विश्व के जनसंख्या का कितना परसेंट भारत में निवास करता है, तो अभी हम लोग देखते हैं 17.6, इसलिए लगभग हम लोग 18 कर सकते हैं। तो ये हम लोग बी जो है करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन 2001 के अनुसार देखेंगे तो 16.5 है, तो लगभग में जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को
जो लग रहा है, देखिए कि इसमें 17 अभी आप देखिए किसी भी किताब में 17.6% जो है ना भारत में टोटल विश्व का जनसंख्या का निवास करता है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर 18% ले लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अब और बढ़ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, फटाफट बताइए। ए नंबर हो जाएगा अनवीकरणीय, बी नंबर है नवीकरणीय, सी नंबर है जैव और डी नंबर है अजैव। फटाफट बताइए। तो कोयला कौन सा संसाधन हो जाएगा, तो इसमें हम लोगों का हो जाएगा अनवीकरणीय। अनवीकरणीय क्यों करते हैं, क्योंकि कोयला के बनने में लाखों वर्ष लग जाता है, लाखों वर्ष लगता है, ठीक है ना, इसको हम बना नहीं सकते हैं, तो इसलिए ये अनवीकरणीय है। मतलब एक बार ख़त्म होने के बाद पुनः हम इसको नहीं बना सकते हैं, इसलिए इसको अनवीकरणीय जो है संसाधन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए नवीकरणीय और नवीकरणीय क्या होता है कि जिसको हम पुनः बना सकते हैं, जो है ना ज़्यादा भंडार में मिल सकता है हमको, ठीक है, तो वो नवीकरणीय होगा। जिसको हम पुनः बना सकते हैं, नया कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं बना सकते हैं और जो कभी हमको फिर नहीं मिल सकता उसको अनवीकरणीय कहेंगे, ठीक है ना, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, पहला असम में, दूसरा राजस्थान में, तीसरा बिहार में, चौथा तमिलनाडु में। तो आप लोग कमेंट करते जाइए, तो बताइए फटाफट क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खनिज तेल का विशाल भंडार जो है ये असम में है, ठीक है, असम में है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है, सौर ऊर्जा, फटाफट बताइए। क्या ये नवीकरणीय है, अनवीकरणीय है, जैव है, अजैव है, क्या है, आप लोग बताइए। मानवकृत है या पुनः पूर्ति योग्य है या अजैव है या अचक्रीय है, क्या हो जाएगा। तो सौर ऊर्जा क्या है कि यह पुनः पूर्ति योग्य है, ठीक है ना, मानवकृत नहीं है, तो पुनः पूर्ति मानव के द्वारा नहीं है, तो ये क्या करते हैं हम लोग, सौर ऊर्जा कहाँ से लेते हैं, सूर्य के प्रकाश से, तो पुनः पूर्ति योग्य है, इससे हम लोग एनर्जी बना सकते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, तो इससे जो है ये पुनः पूर्ति योग्य है, पुनः ये आ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तटरेखा से कितने किलोमीटर की सीमा पर जो है ना अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र घोषित किया गया है, ठीक है, तो फटाफट बताइए। ए नंबर हो जाएगा 100 नॉटिकल मील, एनएम मतलब नॉटिकल मील, समुद्र की जो लंबाई दूरी मापते हैं समुद्र में हम लोग नॉटिकल मील से मापते हैं, ठीक है। तो ए नंबर हो जाएगा 100, बी नंबर में है 200 नॉटिकल मील, 3 नंबर है 150 नॉटिकल मील और 4 नंबर में 250 नॉटिकल मील। फटाफट आप लोग जो है आंसर कीजिए, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र जो हम लोग बोलते हैं ये 200 नॉटिकल मील है। जैसे हम बोलें कि ये जो है हम लोगों का प्रायद्वीपीय भारत है और इधर ही हम लोगों का जो है समंदर है, ठीक है, इधर समंदर है, तो बात करें कि यहाँ से लेके ये जो है यहाँ से यहाँ तक 200 नॉटिकल मील जो है यहाँ ये भारत का अधिकार रहेगा, ये वाला इलाका में, ये वाला इलाका में भारत का अधिकार रहेगा। मतलब यहाँ से जितना भी खनिज वगैरह निकलेगा, जितना भी तेल संसाधन कुछ भी हो इस एरिया में, तो इस एरिया में भारत इसका यूज करेगा, याद रखना है, ठीक है ना, भारत इसका यूज करेगा। तो उसके बाद जो बाहर है वो जो है अंतर्राष्ट्रीय के पास चला जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है, तो ये भी आप बता सकते हैं, बताइए। अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव है, अजैव है, क्या हो जाएगा। तो पेट्रोलियम जो है हम लोग देखते हैं कि पेट्रोलियम कहाँ से निकलता है, पेट्रोलियम जो है पृथ्वी के अंदर से निकलता है, ठीक है, समंदर के अंदर से देखते हैं, पृथ्वी के अंदर हो गया, तो इसका मतलब है कि ये हम लोग नहीं बनाए हैं, तो अनवीकरणीय हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोहरा के जो निकले, एक बार जो खत्म हो जाएगा दोहरा के फिर जो है निकलना संभव है, सॉरी असंभव है, नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इसके बनने में लाखों वर्ष लग गया है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, कौन सा हो जाएगा, गया है, बरौनी है, समस्तीपुर है या कटिहार है, बताइए। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो आप लोग कमेंट करते रहिए क्या होगा इसका आंसर, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बरौनी, याद रखना, ठीक है, क्या हो जाएगा, बरौनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, ठीक है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, वनोन्मूलन या अति पशुचारण या अधिक सिंचाई या गहन खेती। ये बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में, बहुत वीवीआई है, ये बहुत ज़्यादा वीवीआई है, ठीक है ना। तो फटाफट बताइए पंजाब में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अधिक सिंचाई। पंजाब में हम लोग देखते हैं कि ज़्यादा सिंचाई होने के कारण यहाँ भूमि निम्नीकरण हो जाता है, इसका पैदावार क्या होता है, घट जाता है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि FAO सॉरी क्या हो जाएगा, FAO के वानिकी रिपोर्ट के अनुसार, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, फूड एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, फूड एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन जो है के अनुसार जो है ना 1948 में विश्व में जो है ना कितने हेक्टेयर भूमि का विस्तार था, तो फटाफट बताना है विश्व में कितना हेक्टेयर भूमि का विस्तार था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
4 अरब हेक्टेयर, ठीक है ना, 4 अरब हेक्टेयर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो जितना वीवीआई बता रहे हैं ये सब एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप लोग जो है फटाफट क्लियर इसको कर लीजिएगा। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है, फटाफट बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए। महात्मा गांधी ने कहा है, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या पंडित नेहरू ने कहा है, फटाफट बताइए। तो इसमें जो है क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा पंडित नेहरू ने। पंडित नेहरू ने ही कहा था कि जो है ना जितना भी बांध है वह भारत का मंदिर है, क्योंकि बांध से हम लोग क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं, और सिंचाई करते हैं तभी जो है हम लोग अन्न को उपजा सकते हैं, इसलिए इसको मंदिर कहा है, ठीक है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है यह किस नदी पर अवस्थित है, फटाफट बताइए। ए नंबर नर्मदा हो जाएगा, बी नंबर झेलम हो जाएगा, सी नंबर सतलज हो जाएगा, और डी नंबर ब्यास हो जाएगा, फटाफट बताइए क्या हो जाएगा। तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है यह किस नदी पर है, सतलज नदी पर, ठीक है। बात करें कि ये सभी नदी कहाँ है, तो ये याद रखना है कि ये नदी का बात करते हैं नर्मदा, तो ये मध्य प्रदेश वाला नदी है, ठीक है। तो कुछ हिस्सा गुजरात में भी चले जाता है, तो मुख्य रूप से देखते हैं। और झेलम देखेंगे ये जम्मू कश्मीर का है। सतलज जो देखते हैं, सतलज पंजाब उधर से आता है, जो है पंजाब का देखते हैं, तो सतलज मुख्य हो जाएगा। और व्यास देखते हैं, यही सतलज में जो है मिल जाता है आगे जाके व्यास, ठीक है ना। तो यदि बात करते हैं कि सतलज निकलता है कहाँ से, तो सतलज आती है जो है हिमालय के उस पार, जो है तिब्बत के पठार से निकलता है, ये तिब्बत के इधर से आता है सतलज, ठीक है ना। उसके बाद यदि हम बात करते हैं झेलम, तो झेलम जो है ये जम्मू कश्मीर से ही निकलता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर से झेलम, और नर्मदा जो है नर्मदा अमरकंटक के पहाड़ी से निकलता है, ये याद रखना है। व्यास जो निकलता है ये व्यास कुंड से निकलता है, ठीक है, व्यास कुंड से निकलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल जल का कितना परसेंट जो है ना भाग महासागरों में निहित है, फटाफट बताइए। ए नंबर 96%, बी नंबर 95%, सी नंबर 96.6%, और डी नंबर 96.5%। क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर फटाफट आप लोग देखिए कि इसका आंसर हो जाएगा 96.5%, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का जन संकेंद्रण बढ़ा है, मतलब कि अति जल दोहन यहाँ पे जो हो रहा है, ठीक है, तो उसके कारण जो है यहाँ पे किसका मात्रा बढ़ गया, फ्लोराइड का, क्लोराइड का, आर्सेनिक का, या लोह का, क्या हो जाएगा। तो आप लोग देखिएगा कि गंगा के किनारे जितना भी है, जितना भी जो है राज्य बसा हुआ है, ठीक है ना, जितना भी जिला है, उस सब में क्या होता है, उस समय जो है आर्सेनिक और फ्लोराइड का मात्रा बढ़ते जा रहा है। तो इसमें यदि हम बात करते हैं बिहार का, तो बिहार में जो है अति जल दोहन से कौन से तत्व का जो है संकेंद्रण बढ़ा है, तो आर्सेनिक हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आर्सेनिक का जो है मात्रा बढ़ा है, जो कि हम देखते हैं कि चापाकल का पानी पीने में जो है ना बहुत ख़राब लगता है, ठीक है ना। तो आर्सेनिक के कारण ही, ठीक है ना, आदमी का यहाँ से दांत भी खराब हो जाता है पीने से, त्वचा संबंधी रोग होने लगता है पीने से, ठीक है ना। तो ये आर्सेनिक का मात्रा ज़्यादा बढ़ गया, और आर्सेनिक यदि बोलें तो ज़्यादा होने से कैंसर भी आदमी को हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। प्राणियों के शरीर में कितना % जो है जल की मात्रा होती है, ठीक है। आप लोग कमेंट करते रहिए और अपने फ्रेंड को भी इन्वाइट कर दीजिए, ठीक है ना, वो भी देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए आप लोग बताइए, प्राणियों के शरीर में कितना % जो है जल की मात्रा होती है, 55%, 60%, 65%, 70%। कौन जवाब दे सकते हैं इसमें, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। जितने भी देख रहे हैं फटाफट कमेंट करते चलिए, तभी तो पता चलेगा कि आपको जो है ना कितना याद है, कितना गलत हो रहा है, कितना सही हो रहा है, ठीक है ना। कन्फ्यूजन नहीं, कन्फ्यूजन में रहेंगे कि हम तो मारने वाले थे जो है ना 60, मारने वाले थे 55, ऐसे नहीं। तो आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 65%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, यूरेनियम के साथ, पेट्रोलियम के साथ, चूना पत्थर या कोयला के साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक गैस किस जो है ना खनिज के साथ पाया जाता है, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, पेट्रोलियम। मतलब प्राकृतिक गैस जो है कहाँ से निकलता है, तो पेट्रोलियम, जहाँ से हम लोग जो है पेट्रोलियम निकालते हैं। अर्थात पेट्रोलियम में क्या आता है, पेट्रोलियम में जितना भी आपका है, पेट्रोल है, केरोसिन तेल है, डीजल है, ग्रीस है, मोबिल है, ये सब क्या कहलाता है, ये सब मिल के पेट्रोलियम कहलाता है। यानी कि पेट्रोलियम का मतलब सिर्फ पेट्रोल से रखना ऐसा नहीं है, ठीक है ना। वो जो है परिशुद्ध करके जो है ना, वो तेल शोधक कारखाना में वहाँ जाके शुद्ध करके जो है उससे पेट्रोल वगैरह जो है निकाला जाता है। तो बोला प्राकृतिक गैस किस खनिज से निकलता है, तो याद रखना पेट्रोलियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, फटाफट बताइए। दामोदर नदी घाटी, या भाखड़ा नंगल, या रिहंद, या सोन नदी,
फटाफट बताइए कहाँ का क्या हो जाएगा। बिहार का इसमें कौन सा है? तो आप लोग पढ़े होंगे सोन नदी, पटना जब जाते होंगे तो सोन नदी के बारे में सुने होंगे, ठीक है ना। तो सोन नदी घाटी परियोजना हम लोगों के बिहार में है। बिहार में कौन सा है? तो सोन नदी घाटी परियोजना, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। तो ये कहाँ है? बिहार में है। तो याद रखना ये कहाँ है? बिहार में है। बात करते हैं हम लोग, बात करेंगे जो है रिहंद नदी घाटी परियोजना। तो ये कहाँ पे है? रिहंद नदी घाटी परियोजना ये है उत्तर प्रदेश वाला हिस्सा में, ठीक है। और यदि करते हैं भाखड़ा नंगल, तो ये हम लोग देखते हैं पंजाब और हिमाचल प्रदेश के जो है ना सीमा पर है। तो ये जो है हो जाएगा। उसके बाद दामोदर नदी घाटी परियोजना बोले हैं तो झारखंड में, कहाँ है? तो झारखंड में। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखिए कि इसमें जो विश्लेषण भी देख लेते हैं ताकि एक क्वेश्चन से 2-4 क्वेश्चन सॉल्व हो सके, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है, कौन सा हो जाएगा? 69 नंबर क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा हो जाएगा? फटाफट बताइए। पहला तारापुर, कल्पक्कम, नरोरा और कैगा। इससे भी देखिए 4 क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह बोले तो तारापुर है, ठीक है, तारापुर। अब पूछेगा तारापुर कहाँ स्थित है? तारापुर परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो बोलेंगे महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। उसके बाद पूछेगा कल्पक्कम जो है परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो कल्पक्कम कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो याद रखना है तमिलनाडु में है। उसके बाद पूछेगा नरोरा कहाँ है? तो नरोरा याद रखना है उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और कैगा पूछेगा कैगा कहाँ है? तो याद रखना है कैगा जो है कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हर कंपटीशन में जो है ना पूछा जाता है। तो ये जो है क्लियर रखना है, ठीक है। देखिए आप लोग यदि कोई 10th का तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि 10th के साथ 10th के लिए ही पढ़ें, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ऐसा पढ़िए ताकि जो है आप कंपटीशन को भी फेस कर सकें, ठीक है। अगला है भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 2001 के बारे में पूछ रहा है, देखिए 2001 के बारे में पूछ रहा है, अभी के बारे में नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना। तो फटाफट बताइए कितना हो जाएगा? भारत में 2001 में जो है कितना % भौगोलिक क्षेत्र का वन का विस्तार था? ए नंबर में है 25, बी नंबर में है 19.27 और सी नंबर है 20 और डी नंबर है 20.60। क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2001 के अनुसार पूछ रहा है तो 19.27। अब देखिए कि ये वही लड़का बता सकते हैं या वही स्टूडेंट बता सकते हैं जो एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी पढ़िएगा तभी आपको पता चलेगा। और देखिए आपके एग्जाम में 50 मार्क्स का जो है ना ऑब्जेक्टिव रहता है, इसलिए यदि आप ऑब्जेक्टिव को नेगलेक्ट करके आगे निकलते हैं कि चलिए सब्जेक्टिव देख लेते हैं, तो आप जो है फेल मार जाएंगे, ठीक है ना। आप अपने टारगेट से पीछे हो जाएंगे। इसलिए ऑब्जेक्टिव उतना ही जरूरी है जितना कि सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव से आपका उतना नंबर नहीं उठ सकता है जितना ऑब्जेक्टिव से। ऑब्जेक्टिव में है कि हम 25 सही मार के आए हैं तो 25 नंबर मिलेगा, लेकिन यदि हम सब्जेक्टिव है कि 25 नंबर बना के आए हैं तो 25 नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये गारंटी नहीं है। 25 में हो सकता है कि आपको 15 मिल जाए, लेकिन यदि हम ऑब्जेक्टिव में 25 बना के आते हैं तो 25 में 25 आएगा, 50 बना के आएंगे 50 में 50 आएगा यदि सही है तो, ठीक है ना। इसीलिए याद रखना। तो बात करते हैं कि 2001 में जो है कितना % वन का विस्तार था? तो 19.27। और ये अभी दिया है कि ये जो है ना 2000, यदि बात करें 2000 जो है ना 11 या 2005 के अनुसार जो है 20.6 है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये भी याद रखना, ये भी याद रखना, ठीक है ना। वर्तमान में वहाँ दिया है किताब में तो याद रखना 20.6 है। और यदि 2001 के अनुसार पूछे तो 19.27 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वर्गों जो है वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? आज ही हम क्लास में पढ़ाए हुए हैं कि जो है वन को प्रशासनिक दृष्टि से वन को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि में। तो उसी को हम लोग देखे थे, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि प्रशासनिक दृष्टि से कितना भागों में बांटा गया। तो आप लोग कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। तो कौन कौन भागों में बांटा गया था? तो आज हम लोग देखे थे, पहला था आरक्षित, ठीक है, आरक्षित वन, दूसरा हो जाएगा रक्षित वन और तीसरा हो जाएगा अवर्गीकृत वन। तो बता दिए थे आरक्षित वन किसको कहते हैं कि वैसा वन जो है ना पर्यावरण के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। और उसके बाद जहाँ पर जो है ना सरकार किसी भी तरह का जो है ना वृक्ष की कटाई या तो पशु चराना वगैरह जो है ये पूरी तरह से बैन रखता है। और जो रक्षित वन होता है इसमें क्या होता है कि जो है ना वृक्ष, आप इसमें जो है वृक्ष को काट सकते हैं लेकिन सीमित मात्रा में, उसके बाद पशु भी चरा सकते हैं, ठीक है ना। और तीसरा हो जाता है अवर्गीकृत वन, होता है कि यहाँ पर किसी भी जो है ना निजी व्यक्ति के पास भी जो है ये वन होता है और ये खुला वन होता है। ये जिस प्रकार का वन होता है ये यहाँ बहुत अत्यंत सघन वन होता है। इसमें से आप लकड़ी वगैरह काट सकते हैं, गाय चरा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार का वन जो पाया जाता है ये पूर्वोत्तर के सभी जो है राज्यों में इस तरह का वन पाया जाता है, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3 वर्गों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा होता है। तो इसमें तो सब जानते होंगे कि क्या हो जाएगा, मयूर हो जाएगा, मोर हो जाएगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, इनमें कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है ना। और यदि आप 10th के स्टूडेंट हैं तो आपका जो है ज्योग्राफी से या तो हम बोलें सोशल साइंस से एक भी ऑब्जेक्टिव मिस नहीं होगा, यदि आप ये जो है ना पूरा जो है देख लेते हैं। ठीक है ना, मेरे साथ जो है पूरा एग्जाम तक जुड़े रहे तो एक भी आपका जो है क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। इनमें कौन सा जीव जो है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, घड़ियाल है, डॉल्फिन है, व्हेल है, कछुआ है, क्या हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा डॉल्फिन ये जो है सिर्फ जो है भारत में ही पाया जाता है। ठीक है ना। और भारत में भी मुख्यतः ये गंगा नदी में पाया जाता है। डॉल्फिन कहाँ, गंगा नदी। बात करें तो बिहार, उत्तर प्रदेश वगैरह जो ये हिस्सा है यहाँ पे डॉल्फिन पाया जाता है, मैक्सिमम तो बिहार में ही है। ठीक है ना। इसलिए हाल फिलहाल में डॉल्फिन संरक्षण केंद्र भी बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है, तो ये बनाया गया जो है कहाँ पे, लगभग पटना में बनाया गया है। ठीक है, पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, निम्न में कौन जो है लौह अयस्क का एक प्रकार है, लौह अयस्क का। तो इसमें बताइए लौह अयस्क का कौन प्रकार होगा। लौह अयस्क का मतलब क्या हो गया, जिससे हम लोहा को प्राप्त करते हैं, वैसे अयस्क जिससे हम लोहा को प्राप्त करते हैं, लौह अयस्क कहलाएगा। तो इसमें लोहा का कौन सा अयस्क है, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, हेमेटाइट या इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए, अभी जस्ट हम बताए हुए हैं, कौन इसका आंसर दे सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, हेमेटाइट हो जाएगा। ठीक है ना। और यदि हम बात करते हैं एंथ्रासाइड और बिटुमिनस क्या है, तो ये कोयला का प्रकार है, ये कोयला का जो प्रकार है, तो याद रखना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, छत्तीसगढ़ भारत का कितना % लौह अयस्क उत्पादन करता है। फटाफट बताइए, छत्तीसगढ़ जो है ये भारत का, यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ कहाँ पे है, तो हम देखिए ये दिखाए जो एक रफली डायग्राम बना लेते हैं भारत का। ठीक है ना, ये भारत हम लोग बना लिए। यदि बात करें ये भारत है। ठीक है, तो यहाँ पे है छत्तीसगढ़, यहाँ पे छत्तीसगढ़ इस तरह है। ठीक है, छत्तीसगढ़ यहाँ पे है, यहाँ पे हम लोगों का बिहार है, यहाँ पे झारखंड है, इसके नीचे उड़ीसा है, ये जो हल्का सा बचा हुआ ये जो है पश्चिम बंगाल है। तो ये छत्तीसगढ़ वाला इलाका है। तो बोल रहा है कि यहाँ पे कौन सा जो है लौह अयस्क, कितना % जो है लौह अयस्क का उत्पादन होता है। तो फटाफट बताइए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 30%। ठीक है, कितना हो जाएगा, 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है। तो 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होगा, तो फटाफट बताइए। ए नंबर है 5 kg, बी नंबर है 15 kg, सी नंबर है 10 kg और डी नंबर है 20 kg। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आप लोग फटाफट बताइए और कमेंट कीजिएगा जो है ना आंसर, और सच से बताइएगा, सच की जो है आपका कितना करेक्ट हो रहा है। ठीक है ना। और कैसा लग रहा है आप लोगों को ये वीडियो, कैसा लग रहा है आपको बनाने में ऑब्जेक्टिव, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा कि यदि हम बोलते हैं कि 1 टन जो है इस्पात बनाने में कितना मैंगनीज लगता है, तो मैंगनीज कितना लग जाएगा इसमें, 10 kg लगता है। ठीक है, 1 टन में 10 kg। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु स्टेशन जो है स्थापित किया गया था। तो कहाँ हो जाएगा, ए नंबर है कलपक्कम, बी नंबर है नरोरा, सी नंबर है राणा प्रताप सागर और डी नंबर है तारापुर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला कौन था, तारापुर में। तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। राणा सागर कहाँ है, तो ये राजस्थान में। नरोला कहाँ, उत्तर प्रदेश में। कलपक्कम कहाँ है, तमिलनाडु में। तो ये चारों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय, अनवीकरणीय मतलब जिसको हम नया नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, जिसको हम पुनः बना नहीं सकते हैं, अनवीकरणीय हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, जल हो जाएगा, सौर हो जाएगा, कोयला हो जाएगा या पवन हो जाएगा। इसका आंसर बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय बोल रहा है। अनवीकरणीय क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। इसको हम नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये बनने में काफ़ी जो है लंबी प्रक्रिया के बाद बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण जो है हुआ था कब, 20 करोड़ पूर्व या 20 लाख वर्ष पूर्व या 20,000 वर्ष पूर्व या इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्द से जल्द बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 करोड़ वर्ष पूर्व, मतलब इतना वर्ष पहले जो है ना गोंडवाना से जो कोयला निकल रहा है हम लोगों का, तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व ये निर्माण हुआ था। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, कि मुंबई हाई तेल प्रसिद्ध है, सॉरी मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। ठीक है, तो अब ये आप लोग जो है 80 नंबर का क्वेश्चन जो है वीडियो के नीचे, ठीक है ना,
आप कमेंट कीजिएगा। लाइव में कमेंट नहीं करना है, वीडियो के नीचे कमेंट करना है। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का जो है कितना जो है ना क्वेश्चन सही हुआ। इस जो है 40 क्वेश्चन में आप लोगों का किसका कितना सही हुआ, ठीक है। और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपका कमेंट देखते हैं हम, ठीक है ना, किसका कितना सही हो रहा है, कौन कैसा जो है पढ़ाई में लगा हुआ है। और यदि आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का वीडियो, ठीक है ना, तो जल्द बताइएगा। और कल जिसका टेस्ट होगा तो वो आपको सूचना मिल जाएगा। कल लगभग जो है बायोलॉजी का होगा, ठीक है ना, बायोलॉजी का पहला चैप्टर। तो हम कंफर्म करके आप लोगों को शाम तक बता देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग तैयारी कीजिए। और कैसा लगा आप लोगों को वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा। किसका कितना सही हुआ राइट बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।